आपके ज़ायनिस्ट होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप यहूदी हों। यहूदी हुए बगैर भी आप एक अच्छे ज़ायनिस्ट बन सकते हैं, यानी यहूदियों के लिए एक अलहदा रियासत के हामी। ये अल्फाज हैं अमरीकी प्रेसिडेंट बाइडन के, और उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा है कि मैं एक ज़ायनिस्ट हूँ। एक क्रिश्चियन होते हुए भी मैं एक प्राउड ज़ायनिस्ट हूँ। ज़ायनिस्ट एक ऐसी टर्म है जो हमारे यहाँ थोड़ी नेगेटिव समझी जाती है, यहूदी एजेंट और ब्ला ब्ला। ये अल्फाज अमरीकी सदर ने अदा किए हैं जैसे ही उन्होंने इसराइल की सरजमीन पर कदम रखे। ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। तो बाइडन इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो मुल्कों के दौरे करने हैं, एक इसराइल और एक सऊदी अरेबिया। इसराइल में वो पहले से मौजूद हैं। अभी तक क्या हुआ है, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, हम उनको देखेंगे। हम देखेंगे कि इस मौके पर अमरीकी सदर का क्या मकसद है मिडिल ईस्ट के विजिट का। सऊदी अरेबिया किस हद तक अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने जा रहा है इसराइल के साथ, और अमेरिका के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस दौरे के हवाले से फ़लस्तीन और ईरान की क्या सिग्निफिकेंस है। बाइडन इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं, जहां पर वो इसराइली प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, प्रेसिडेंट से। इसके अलावा दूसरे उनके लीडर्स हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। ऑपोजिशन लीडर जो हार्ड लाइनर हैं इसराइली, नेतन्याहू, जो अभी कुछ महीने पहले प्राइम मिनिस्टर थे, बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे भी इनकी मुलाकात है। इस वक्त अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया तो इसराइल में भी एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पर अपने कदम नहीं जमा पा रही। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो भी एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, आरजी प्राइम मिनिस्टर हैं, और अभी नफ्ताली बेनेट, उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ चंद दिन पहले। तो अभी ये प्राइम मिनिस्टर उनके जो एक अबूरी प्राइम मिनिस्टर हैं। प्लान के मुताबिक बाइडन की मुलाकात फ़लस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से भी है। तो इस दौरे में अभी तक उन्होंने क्या किया है कि जो इनका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, उसका उन्होंने विजिट किया है। हॉलोकास्ट के जो मुतासरीन की यादगार है उस पर उन्होंने हाजिरी दी है, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ एक एंटी ईरान ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर साइन किया है बाइडन साहब ने, जिसमें इस चीज़ को रीअफर्म किया गया कि किसी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। इस हवाले से रिमार्क्स में जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर थे वो थोड़े उनके अग्रेसिव रिमार्क्स थे कि हाँ, हमें अगर फौजी ताकत भी इस्तेमाल करना पड़ी तो हम करेंगे। जैसे हमने देखा है कि कोवर्ट ऑपरेशंस के थ्रू उन्होंने उनके कितने साइंटिस्ट को वो मार चुके हैं ईरान के, और भी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इसराइल ने अपनी कोवर्ट एक्टिविटीज़ के ज़रिए। जबकि बाइडन का ये कहना था कि इसका बेहतरीन हल डिप्लोमेसी है, हमें बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए, और ईरान न्यूक्लियर डील के हवाले से उन्होंने बातचीत की। ईरान न्यूक्लियर डील भी बाइडन के आने के बाद उस पर मुज़ाकरात तो शुरू हुए थे, लेकिन अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। फ़लस्तीनियों की बात करें तो इस वक्त उनको कोई ख़ास उम्मीद नहीं है बाइडन से। बाइडन जब प्रेसिडेंट नहीं थे तो थोड़ा बहुत कंडेम कर दिया करते थे इसराइली ब्रुटैलिटी को जो ये फ़लस्तीनियों के साथ करते हैं। रिसेंटली अभी चंद माह पहले इन्होंने फ़लस्तीनी एक रिपोर्टर को मार दिया था, इसराइली फोर्सेस ने शीरी अबू अखलिक को इन्होंने मार दिया था, और इस पर भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कोई ख़ास दबाव नहीं आया था इसराइल पर, और उन्होंने कहा था कि हमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले कि जी इन्होंने इंटेंशनली उस रिपोर्टर को मारा था। और इस वक्त अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो जो फ़लस्तीनी हैं उनका टोटल एतबार उठ चुका है पूरे अमेरिकन सिस्टम से, क्योंकि पहले हम देखते थे पास्ट में जो अमरीकी सदर होते थे या जो अमरीकी सिस्टम होता था वो बड़ी खुशी खुशी सालिस बनता था इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। वो बड़े मुज़ाकरात करवाया करते थे, मुआहदे करवाया करते थे। लेकिन अब जो डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं इस रीजन की, यूएस अब दूर दूर ही रहता है, और फ़लस्तीनियों को इन्होंने बहुत ज़्यादा हद तक इन्होंने इग्नोर कर दिया हुआ है। वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एक दो हॉस्पिटल्स के विज़िट कर लेंगे या थोड़ी बहुत उनको ग्रांट दे देंगे, एड दे देंगे फ़लस्तीनियों को। ऑब्वियसली फ़लस्तीनियों को इतना ज़्यादा दबा दिया गया है इजरायली फोर्सेस की जानिब से कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं फ़लस्तीन की वो सामने नहीं आती। ये नहीं है कि उनका जज्बा ख़त्म हुआ है, वो अभी तक बल्कि पहले से भी ज़्यादा वो तगड़ा है, लेकिन मीडिया उसको ज़्यादा कवरेज नहीं देता, और जो कवर करने की कोशिश करता है इजरायली फोर्सेस उसके साथ वही करती हैं जो उन्होंने शीरी अबू अखलिक के साथ किया।
बाइडेन का हमेशा ये स्टैंस रहा है कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं कि फ़लस्तीनियों की भी अपनी रियासत होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से, उस पर कोई अमली इक़दामात नहीं करते। और इनकी जो मीटिंग होनी है महमूद अब्बास के साथ, इस हवाले से भी फ़लस्तीनियों को कोई उम्मीद नहीं है और ऑब्वियसली उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा ही होगा कि सिर्फ बातों की हद तक ही है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अब रीजनल डायनामिक्स चेंज हो गई हैं, अमेरिका की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं। पहले वो सालिस का किरदार अदा करते थे, अब नहीं करते। अब उनकी मेन प्रायोरिटी क्या है? वो क्या इस वक्त उनका मेन एजेंडा है कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं उनका स्कोप वसी किया जाए। वैसे तो जो प्रेसिडेंट बाइडेन हैं वो ट्रंप की हर पॉलिसी के मुखालिफ हैं, उसके उल्ट चलते हैं, लेकिन एक ट्रंप दौर की जो पॉलिसी है उसका तसलसल बाइडेन ने भी बरकरार रखा है, और वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अरब ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनके ताल्लुकात अच्छे करवाए जाएं इज़राइल के साथ। ये हमने 2 साल पहले ही कह दिया था जब ये अब्राहम अकॉर्ड्स का मामला शुरू हुआ था, यूएई ने तस्लीम किया था इज़राइल को, तो हमने कहा था कि अमेरिका, अब ये जो चेंज हो रही है डायनामिक्स, अमेरिका इस रीजन में, मिडल ईस्ट में स्पेशली, इज़राइल को अपना कप्तान बनाना चाहता है। वो चाहता है कि अब बहुत से मामलात इज़राइल खुद हैंडल करे। वो स्टेज गुजर गई जब इज़राइल को बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस होता था इन अरब रियासतों से, बहुत ज़्यादा तो कमज़ोर हो चुकी हैं, कईयों को इन्होंने अपना दोस्त बना लिया है। इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह, इनसे तो इनके ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। तो अब ख़तरात बहुत कम हो गए हैं इज़राइल के लिए, और अब वो चाह रहे हैं कि अब चूँकि उन्होंने अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज़ कर लिया है, तो अब उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए और इज़राइल को एक रीजनल पावर बनाया जाए, मिलिट्री पावर, स्ट्रेटेजिक पावर, जिस पर अमेरिका इन्हिसार करे अपने मकासद को हासिल करने के लिए। अमेरिका और इज़राइल मिलकर काम करें। तो इसीलिए अब ये है अमेरिका का लॉन्ग टर्म एजेंडा मिडल ईस्ट के लिए कि इज़राइल को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इसीलिए इस विज़िट में भी बाइडेन ने बात की कि हमारा मकसद एक ही है, वो ये कि खुद बाइडेन ने अपने मुंह से कहा कि इज़राइल की इंटीग्रेशन की जाए ज़्यादा से ज़्यादा इस रीजन में। उन्होंने कहा कि विल कंटिन्यू टू एडवांस इज़राइल्स इंटीग्रेशन इनटू द रीजन, एक्सपैंड इमर्जिंग फोरम्स एंड एंगेजमेंट, ग्रेटर पीस, greater stability, greater connection. It's critical, if I might add, for all the people of the region. तो ये तो था उनके इज़राइल के दौरे का एजेंडा, जिसको हमने समझा कि इज़राइल को अब वो ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं, इज़राइल को ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइज करवाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में। अब ट्रंप के दौर में क्या हुआ था कि ट्रंप ने यरूशलेम को इज़राइल का कैपिटल मान लिया था और वहाँ पर अपनी एम्बेसी कायम कर ली थी। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि इस वक्त बाइडेन के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सेविलन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहता है कि फ़लस्तीनियों के लिए अमेरिका ईस्ट यरूशलेम में अपना सिफारत खाना खोले जहाँ पर ज़्यादा फ़लस्तीनी हैं। तो ये बात उन्होंने कर तो दी, लेकिन बाद में वाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन थे जॉन कर्बी, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने जो बात की थी वो उनसे गलती से हो गई, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि ईस्ट यरूशलेम में हम फ़लस्तीनियों के लिए अपना सिफारत खाना खोलें। तो नज़र यही आ रहा है कि ट्रंप की पॉलिसी को कंटिन्यू रखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इज़राइल को मतलब इज़राइल के फ़ायदे के लिए चीज़ें की जाएंगी और फ़लस्तीनियों को मैक्सिमम इग्नोर किया जाएगा। और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इज़राइल को ज़्यादा से ज़्यादा तगड़ा करना, इस रीजन में इज़राइल को अपना कप्तान बनाना, अब्राहम अकॉर्ड्स का जो स्कोप है उसको वसी करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इज़राइल को नॉर्मलाइज़ करवाया जाए पूरी दुनिया में, स्पेशली इन मुस्लिम ममालिक के साथ उनकी इंटीग्रेशन को बढ़ाया जाए, इज़राइल के जो थ्रेट्स हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए। और इससे जो अगला विजिट होगा बाइडेन का सऊदी अरेबिया में, वो डायरेक्ट इज़राइल से फ़्लाइट पकड़ेंगे और जद्दा में लैंड करेंगे। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। वहाँ पर इनकी मुलाकात होगी मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान से। पास्ट में बाइडेन साहब सऊदी अरेबिया के लिए बड़े ही नेगेटिव स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। उन्होंने इवन सऊदी अरेबिया को पराया स्टेट भी कह दिया, वो स्टेट जो रोग स्टेट होती है, जिसको आइसोलेशन का सामना होता है, सैंक्शंस का सामना होता है, जो किसी की बात नहीं सुनती, जिसको मतलब जिस पर सैंक्शंस आयद होती हैं, मतलब आम जुबान में बात करें ना कि जिसको कबीले से निकाल दिया गया होता है, जो रोग हो चुका होता है। तो ये अल्फाज इन्होंने सऊदी अरेबिया के लिए यूज़ किए थे, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, जब उन्होंने ये अल्फाज यूज़ किए थे, तो तेल की आलमी मार्केट में कीमतें थी $45 फी बैरल और अब वो $100 फी बैरल के करीब हैं। तो ये हैं कुछ हकीकतें जिनका एहसास बाइडेन को प्रेसिडेंट बनने के बाद हुआ कि जी इतना आसान नहीं है सऊदी अरेबिया को इग्नोर करना, जिस तरह उन्होंने इमरान खान को इग्नोर किया काफ़ी अरसे तक।
इन्होंने सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान को भी काफ़ी इग्नोर करने की कोशिश की अपने मुल्क में जो इनके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो लिबरल्स हैं, उनको खुश करने के लिए। लेकिन अब खुद जा रहे हैं। ज़रा पॉइंट चेक करें। थोड़े दिन पहले ये भी खबर आई थी, रशिया यूक्रेन जो जंग शुरू हुई थी उसके बाद जब ऑयल क्राइसिस पैदा हो गया था, सप्लाई चेन का क्राइसिस, तो उसके लिए ये कॉल्स कर रहे थे यूएई और सऊदी अरेबिया के रूलर्स को, लेकिन वो कॉल्स नहीं उठा रहे थे। तो जिनको वो रोग स्टेट, पराया स्टेट कह रहे थे, वही लोग इनकी कॉल्स भी नहीं उठा रहे थे। और फिर इन्होंने इस विजिट से पहले वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा बाइडन ने, जिसमें इन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि मैं क्यों जा रहा हूँ। ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो कि अमेरिकन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बाइडन को दरपेश है, उनकी जो अपने मुल्क में रेटिंग्स हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा डाउन है। उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त शदीद गिरी हुई है। क्यों? महंगाई की वजह से। एक तो पोस्ट कोविड इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन का क्राइसिस, और उसके बाद रशिया यूक्रेन जंग। इसके बाद हमने देखा कि $130 फी बैरल के करीब पहुंच गया आपके तेल की प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में। उसके बाद बाइडन ने इनकी मिन्नतें की। सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। अब थोड़ी बहुत ये नीचे आना शुरू हुई हैं। तो बाइडन यही चाहते हैं कि जो मोहम्मद बिन सलमान है वो मैक्सिमम ऑयल की सप्लाई को जारी करें अपने मुल्क से। मतलब तेल के हवाले से कोई मसला ना और डिमांड एंड सप्लाई पूरी रहे। ये आप कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के दौरे का एक बहुत बड़ा मकसद है बाइडन का। एक तो ये इतने अरसे से इग्नोर करते रहे और अब ये चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया इस मामले पर हमारे साथ चले। और जो पहले ये तनकीद कर रहे थे सऊदी अरेबिया पर ह्यूमन राइट्स वगैरह के हवाले से, ये अब इनको भूल गई हैं। यहाँ पर आपको पता लगता है कि कोई इंटरेस्ट, मतलब किसी किस्म का कोई असूल नहीं होता, सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात होती है। जो मैच्योर किस्म के हुक्मरान होते हैं उनकी हमेशा यही कोशिश होगी कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका डायरेक्ट फ़ायदा उनकी अवाम को हो। तो इस वक्त बाइडन भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गालियां इनको बड़ी शदीद पड़ रही हैं इस वक्त। अगर आपका कोई अमेरिकी दोस्त है, आप उससे कंफर्म कर सकते हैं कि वहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है। तो उसको कम करने के लिए सऊदी अरेबिया वो समझते हैं एक टूल हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा एजेंडा है सऊदी अरेबिया के विज़िट का, वो ऑब्वियसली क्या है, वो ये होगा कि सऊदी अरेबिया को फिर मनाया जाए एक बार फिर कि जी इज़राइल के साथ आप अपने ताल्लुकात को ऑफिशियली नॉर्मलाइज़ करें, इसका ऐलान करें पूरी दुनिया के सामने। बैकडोर डिप्लोमेसी की बात करें तो वो तो चल रही है सऊदीया और इज़राइल के दरमियान, बैकडोर राब्ते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया को अभी बैकलैश का डर है मुस्लिम दुनिया की तरफ से, इसलिए वो ओपनली एडमिट नहीं कर रहे। और पाकिस्तान पर जो दबाव है वो भी इसी स्कीम का हिस्सा है कि पाकिस्तान अगर मान जाता है तो सऊदी अरेबिया के लिए भी मामला बड़े आसान हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, एक तबका है, मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है कि पाकिस्तान के भी सिस्टम में एक तबका है जो चाहता है कि हम फ़ौरन इज़राइल को तस्लीम कर लें, लेकिन एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में भी तबका है जो कभी नहीं चाहेगा कि हम इज़राइल को तस्लीम कर लें। इसकी कई रीज़न्स है, हमने एक्सप्लेन पहले की हुई हैं। तो सऊदी अरेबिया भी इस वक्त झिझक रहा है, अमेरिका उनको कह रहा है, ट्रंप के दौर में भी इन पर दबाव था सऊदीया पर, और अब बाइडन भी इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली बाइडन इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनको धमकी लगा सकें सऊदी अरेबिया को। इसलिए बाइडन ने अपने तौर पर एक ऐसा स्टेप लिया है जिससे पूरी दुनिया को ये दिखाया जा सके कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं। वो किस तरह, उन्होंने डायरेक्ट फ़्लाइट का इंतखाब किया है इज़राइल से सऊदी अरेबिया में। इस विजिट से अमेरिकन को एक ये भी उम्मीद है कि सऊदीज़ ऐलान कर देंगे कि उनकी जो एयर स्पेस है इज़राइल के लिए वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए खुल जाएगी परमानेंटली। गाहे बगाहे तो हम देखते हैं कि स्पेशल ओकेजन्स में सऊदी अरेबिया इनको इजाज़त दे देता है, लेकिन अब परमानेंटली कमर्शियल जो फ़्लाइट्स हैं उनकी भी इजाज़त दे देगा इज़राइल को, अपनी एयर स्पेस उनके लिए खोल देगा। तो अमेरिका ये चाहता है कि ये एक ब्रेक थ्रू का ऐलान करे बाइडन के इस विज़िट पर, ताकि पता लगे ना कि जी बाइडन साहब गए हैं और उन्होंने ये काम करवाया है। और इसके अलावा ये भी कोशिशें की जा रही हैं कि इज़राइल की जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो चार्टर फ़्लाइट्स पकड़ेगी डायरेक्ट सऊदी अरेबिया के लिए और हज व उम्रा अदा कर सकेंगे डायरेक्ट फ़्लाइट्स के ज़रिए, स्पेशल फ़्लाइट्स। इसके अलावा गल्फ़ एलायंस की एक समिट है, उसमें भी ये शिरकत करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। तो सऊदी अरेबिया के दौरे का मकसद क्या होगा कि इनको मनाना कि इज़राइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करें। इसके अलावा अपनी ऑयल प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि हमें प्रॉब्लम्स ना हो। आप तेल की सप्लाई बढ़ाएंगे तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होगी और हमारे लोग हमें कम गालियां निकाल सकेंगे।
तो सऊदी अरेबिया की यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है। बेसिकली हमें अपने रीजन की इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है कि हमारा रीजन कितना इंपॉर्टेंट इस वक्त है। इस वक्त नो डाउट अमेरिका की पोजीशन बहुत वीक है। इस वक्त बाइडन को खुद आना पड़ रहा है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया आना पड़ रहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी कमज़ोरी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में कुछ अमरीकी लॉबिस्ट बैठे हैं जो कि अभी भी अमेरिकन इंटरेस्ट को अकोमोडेट करना चाहते हैं हमारे रीजन में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में। क्योंकि हमारा भी तो मेन मसला यही था ना, अफ़गानिस्तान के इशू पर हुआ था। पाकिस्तान का जो पिछला सेटअप था वो नहीं अकोमोडेट कर रहा था अमेरिकन इंटरेस्ट को, क्योंकि हम समझ रहे थे कि अमेरिका चला गया, टाटा बाय बाय हो जाएगी, मसले हल हो जाएंगे। लेकिन नहीं, वो आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि उनकी पोजीशन कितनी वीक है। चाइना से लेकर इंडिया से लेकर सऊदीया, यूएई, हर मुल्क आप एशिया में देख लें अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर रहे हैं, वो दबाव में नहीं आ रहे। क्योंकि अब वो बात नहीं रही। अब अमेरिका उस पोजीशन में भी नहीं है कि फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान सालिस बन सके। अब तो उनकी पोजीशन इतनी ज़्यादा वीक है। अब तो वो ये कह रहे हैं कि इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा मामलात उनके हवाले कर दिए जाएँ मिडल ईस्ट में। उनकी मिडल ईस्ट में भी बहुत वीक है पोजीशन, उनकी साउथ एशिया में भी बहुत वीक है। लेकिन क्या कहें अमरीकी पिठों का और उनके ज़ाती इंटरेस्ट का, अल्लाह उन्हें हदायत दे। कई अमेरिकन, इजरायली और इवन सऊदी एनालिस्ट भी ये लिख रहे हैं कि जो बाइडन की अप्रोच है वो थोड़ी कंफ्यूज अप्रोच है। पहले ये इनको बैशिंग करते रहे और अब इनसे खुद मिलने आ रहे हैं। पास्ट में इन्होंने दोनों मुल्कों को क्रिटिसाइज़ किया हुआ, लेकिन जैसे ही इजराइल की सरजमीन पर कदम रखा तो इन्होंने जी ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला के रख दिए। इंटरेस्टिंगली सऊदी और इजराइल दोनों हुकूमतों के ताल्लुकात ट्रम्प से बहुत अच्छे थे और अब वो यही चाहते हैं कि कोई ट्रम्प टाइप का प्रेसिडेंट आए जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। क्योंकि बाइडन एक बहुत वीक प्रेसिडेंट है, उनकी अप्रोच वीक है, उनकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्लियर नहीं है और उनके अपने मुल्क में जो रेटिंग्स हैं वो बहुत गिरी हुई हैं। उनके अपने फ्यूचर का नहीं पता और सब यही कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा वो रिपब्लिकन ही होगा। अमेरिकन डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत पुराने प्लेयर हैं ब्रूस रिडल, जो कई गवर्नमेंट्स के साथ काम कर चुके हैं, डिफेंस और इंटेलिजेंस के हलकों में उनके साथ काम कर चुके हैं और आजकल वो काफ़ी लिखते हैं। उन्होंने इस विज़िट के हवाले से लिखा है, सऊदीया के स्पेशली उन्होंने लिखा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं था, ना इसका कोई क्लियर एजेंडा है। उन्होंने कहा कि 2-3 जो ऑब्जेक्टिव्स थे ना सऊदी अरेबिया से इंगेजमेंट के, वो तो आपका एम्बेसडर भी कर सकता था जो वहाँ पर तैनात था। इसके लिए अमरीकी सदर के यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि बाइडन एक नहायत वीक प्रेसिडेंट है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमरीकी सदर के मिडल ईस्ट के दौरे से क्या अमेरिका अपने जो लॉस्ट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रीगेन कर पाएगा या नहीं, या आपके ख्याल में अमेरिका इस रीजन में एक बार फिर पूरी कुव्वत के साथ अपना इन्फ्लुएंस जमाने आ रहा है। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।